Good morning all and welcome to the fast track batches for May 21 fast track batch. तो अभी हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं एडजस्टमेंट नंबर 9 को, अपने फाइनल अकाउंट्स चैप्टर को। एडजस्टमेंट है जी अबनॉर्मल लॉस की। अब अबनॉर्मल लॉस क्या होता है इसके बारे में मैं आपको फटाफट से एक बार याद करवा देता हूँ। अबनॉर्मल लॉसेज वो होते हैं जिनके लिए बिजनेस प्रिपेयर नहीं होता बच्चों। तो बिजनेस तो प्रिपेयर नहीं है, वो बात तो हम समझ गए, कोई बात नहीं। लेकिन सर इसका ट्रीटमेंट क्या करना है? अब ज़रा एक बात समझना बड़े अच्छे से कि सर जो मेरे पास गुड्स हैं अगर तो वो सेल आउट हो रहे हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अगर वो क्लोजिंग स्टॉक में आ रहे हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं, अगले साल सेल आउट हो जाएंगे, राइट, ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच। लेकिन सर अगर इन गुड्स ने कोई तीसरा रास्ता पकड़ लिया जिसे मैं क्या बोलता हूं, अब नॉर्मल लॉस का, तब मैं क्या करूंगा? तब मेरा काम बहुत सिंपल है, बहुत संतुष्ट है कि मुझे इस अबनॉर्मल लॉस को अपने ट्रेडिंग अकाउंट से बाहर निकालना है। राइट, और बिजनेस का लॉस मानते हुए इसे P&L अकाउंट में लेकर जाना है। राइट, बिजनेस का लॉस मानते हुए इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मुझे लेकर जाना है। सर क्यों लेकर जाना है? अब जरा देखिए, एक बात सोचिए, अगर अबनॉर्मल लॉस बच्चों रह गया हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में तो दैट मीन्स क्या होगा, हम उसे ट्रेडिंग लॉस मान लेंगे और हमारा ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो रिड्यूस कर जाएगा। तो हमने सोच लिया कि देखो भैया, ग्रॉस प्रॉफिट तो केवल और केवल माल बेच कर आता है, माल खराब होकर नहीं आता। यही तो कारण था क्लोजिंग स्टॉक को बाहर निकालने का, यही कारण है अबनॉर्मल लॉस को बाहर निकालने का। तो जब दोनों चीज़ें आपकी हो रही हैं तो हमें ये चीज़ का ध्यान रखना है बेटा, अब नॉर्मल लॉस जैसे ही बाहर निकलेगा इसको कहाँ लेके चले जाएंगे हम? P&L अकाउंट में। समझते हैं एग्जांपल के साथ, जरा ये देखिए। हाँ जी, इसकी बात करते हैं। अगर अबनॉर्मल लॉस जो है वो ट्रायल बैलेंस के बाहर आ रहा है, ट्रायल बैलेंस के बाहर आ रहा है तो बेटा इसका मतलब ये हो गया कि जो अबनॉर्मल लॉस है अभी तक उसकी एडजस्टमेंट नहीं हुई। तो अबनॉर्मल लॉस की मैं आपको फिगर यहां पे बता देता हूं। जो हमारा लॉस बाय फायर है वो है 15,000, ठीक है जी। तो अब इसकी एडजस्टमेंट हमने कैसे करी? देखिए, इसके एडजस्टमेंट हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास दो तरीके थे। या तो मैं इसको, अगर मैं परचेजेस को पहले ही क्लोज कर चुका हूं, परचेजेस वाले खाते को पहले ही क्लोज कर चुका हूं तो मैं ट्रेडिंग अकाउंट में ले जाऊंगा। लेकिन मैंने परचेजेस वाला खाता अभी तक क्लोज नहीं किया था, तो मैंने क्या किया, परचेज वाला एक्सपेंस कम कर दिया और लॉस बाय फायर वाला एक्सपेंस बढ़ा दिया। अब फर्क क्या हुआ, ये बेटा डायरेक्ट एक्सपेंस माना जा सकता था क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, लेकिन फॉर श्योर ये वाला मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस या लॉस है। ओके जी, तो अब देखिए, अब जैसे ये एंट्री पास हुई तो उसके बाद हमारे पास सर यहाँ पे दो एडजस्टमेंट थी। दूसरी एडजस्टमेंट है हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक की। ये क्लोजिंग स्टॉक कैसे आया होगा सर? फिजिकल काउंट के साथ आया होगा, तभी तो इसमें अब नॉर्मल लॉस का इफेक्ट नहीं है। तो क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री मैंने अलग से पास करी, क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो एक बात, सीधी सी बात है बेटा, जो मेरा क्लोजिंग स्टॉक जब मैंने कैलकुलेट किया होगा तो वो क्लोजिंग स्टॉक मैंने फिजिकल काउंट के साथ कैलकुलेट किया है। और अगर मैंने उसको फिजिकल काउंट के साथ कैलकुलेट किया है तो बट ऑब्वियस है जो जला हुआ सामान है वो क्लोजिंग स्टॉक में नहीं आया होगा, राइट। यही चीज यहां पे आपको समझाई जा रही है। अब देखिए आगे, तो क्लोजिंग एंट्रीज क्या हो गई, 1 लाख की मेरी परचेज यहां पे खड़ी थी, इस परचेज को मैंने 15,000 से रिड्यूस कर दिया तो एंट्री यहां पे पास हो गई। ट्रेडिंग टू परचेजेज 85,000 कैसे आया सर? 1 लाख में से 15,000 का अब नॉर्मल लॉस जा चुका है तो बचा कितना? 85,000। सेल को भी ट्रेडिंग अकाउंट में ले गए और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले गए
15,000 को। क्यों? क्योंकि लॉस बाय फायर मुझे इनडायरेक्ट लॉस मान के चलना है, इसे डायरेक्ट एक्सपेंस मान के ट्रेडिंग अकाउंट में मत ले जाना। बच्चे आपको कोई ना कोई ये चीज़ भी अगर बोलता है कि कोई बात नहीं, नेट लॉस तो सेम आएगा, नेट प्रॉफिट तो सेम आएगा, नहीं, हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट का बहुत क्लियर इंटेंशन है कि हम ग्रॉस प्रॉफिट क्यों कैलकुलेट करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसी वजह से हम लोगों को सही कॉग्स कैलकुलेट करने के लिए इस लॉस को वहां से बाहर निकालना जरूरी था। ठीक, आगे इसके फाइनल अकाउंट्स है बेटा, कुछ नया नहीं है, सिर्फ एक तो ये वाली एंट्री नहीं है आप लोगों के लिए। ये देखिए लॉस बाय फायर यहाँ पे, बाकी सब पुराना है, कुछ नया नहीं। आगे, अगर अबनॉर्मल लॉस इनसाइड द ट्रायल बैलेंस है तो अब देखेंगे परचेज पहले ही रिड्यूस हुआ होगा, तो इसका मतलब क्या है, अकाउंटेंट ने पहले ही कौन सी एंट्री पास कर ली होगी, अकाउंटेंट ने पहले ही सर ये वाली एंट्री पास कर ली होगी, लॉस बाय फायर टू परचेजेस अकाउंट। अगर अकाउंटेंट ये एंट्री पास कर चुका है तो मतलब मेरी परचेज की फिगर पहले ही रिड्यूस्ड होगी, राइट, और यहाँ पे मेरा लॉस बाय फायर आ जाएगा। तो इस बार मैं क्या करूंगा, सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट करूंगा, और साथ में जो है इसके अलावा मुझे कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्लोजिंग एंट्रीज पास करेंगे जो हमने पहले केस में एज इट इज पास करी। पॉइंट्स टू रिमेंबर, basically abnormal losses are reduced from purchase account in order to compute the correct COGS। बेटा इस चीज़ को मार्क कर लेना, हमें करेक्ट COGS चाहिए होती है, सिर्फ इसी पर्पस के लिए हम लोग उसको ट्रेडिंग अकाउंट से बाहर निकाल लेते हैं। एज अ गुड्स मस्ट हैव बीन रिकॉर्डेड इन परचेज अकाउंट एट द टाइम ऑफ परचेज बट आर नॉट काउंटेड इन क्लोजिंग स्टॉक। समझ में आ रही है ये बात आप लोगों को कि ये जो चीज़ें हैं परचेजेस अकाउंट में तो आ रही होंगी, जो हमारा नॉर्मल लॉस वाला कॉन्सेप्ट है, ये गुड्स जो हमारा सामान बाद में जल गया ये परचेजेस में तो जरूर आ रहा होगा, ठीक, परचेजेस अकाउंट में तो जरूर आ रहा होगा, लेकिन सर ये क्लोजिंग स्टॉक में नहीं आ रहा होगा। क्लोजिंग स्टॉक में क्यों नहीं आ रहा होगा, ये चीज क्यों नहीं आइडेंटिफाई हो रही, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक जो है ये हम लोग फिजिकली काउंट करते हैं, राइट, फिजिकल काउंट के साथ आता है, इसी वजह से तो ये एडजस्टमेंट थी। चलिए, so purchase account is reduced to nullify the trading account so that the correct gross profit is calculated, the abnormal loss is treated as an indirect loss in profit and loss account, जैसा मैंने आप लोगों को अभी बताया था। अगर अबनॉर्मल लॉस नहीं रिड्यूस होगा तो देखिए क्या होगा, हमारी परचेज की फिगर बढ़ जाएगी, परचेज की फिगर बढ़ गई मतलब कॉग्स बढ़ जाएगी, और कॉग्स की फिगर अगर बढ़ गई तो बेटा जी क्या होगा, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कम हो जाएगा, जो नहीं होना चाहिए था, राइट। चलिए दूसरा, इफ ऑन दी अदर हैंड देर इज नॉर्मल लॉस, अगर कोई नॉर्मल लॉस होगा बेटा तो उसके लिए हम कोई एंट्री पास नहीं करेंगे, क्योंकि नॉर्मल लॉस के बारे में मैंने आप लोगों से कंसाइनमेंट चैप्टर में भी बात करी है कि नॉर्मल लॉस का जो कॉन्सेप्ट है वो ऐसा लॉस है जिसके लिए बिजनेसमैन ऑलरेडी तैयार है, वो जैसे मर्जी चल रहा है उसको चलने दीजिए। चलिए, द नॉर्मल लॉस इज चार्ज फ्रॉम कस्टमर वेयर एज अबनॉर्मल लॉस इज नॉट चार्ज फ्रॉम द कस्टमर, इट इज अ डायरेक्ट लॉस। मतलब कि अगर कोई सामान जल जाता है आप उसके पैसे कस्टमर से नहीं ले सकते। नॉर्मल लॉस आप लोगों ने पहले ही बीच में इतना मार्का बना के रखा होता है, अपना इतनी की सेल वैल्यू बढ़ा के रखी होती है कि आप लोगों को उसका बेनिफिट मिल जाता है। चलिए, अब हमें कैसे पता लगेगा कि ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते थे बेटा कि जिसमें ये बोला जाता था आप लोगों को कि ग्रॉस प्रॉफिट के इस बताओ हमें जरा कैलकुलेट करके ग्रॉस प्रॉफिट कम हो रहा है ज़्यादा हो रहा है, तो आप लोगों ने कुछ चीज़ों के लिए कैसे याद रखना है उसको। सबसे पहली बात तो अगर नेट सेल्स और कॉग्स इनके फॉर्मूलाज आप लोगों को क्लियर हैं, अगर इनमें से कोई भी आइटम गलत है तो आपको पता लग जाएगा कि इसका इफेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट पे आएगा। ग्रॉस सेल्स, सेल्स रिटर्न, राइट, ओपनिंग स्टॉक, ग्रॉस परचेजेस, परचेज रिटर्न, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्लोजिंग स्टॉक, इनमें से कोई भी आइटम अगर गलत है, कोई भी आइटम अगर इनमें से गलत है तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट रॉन्ग हो जाएगा, अपने आप गलत आ जाएगा। चलिए आगे, नेक्स्ट, इसको क्या हो गया, हाँ जी, एंट्री फॉर परचेजेस
अगर ओमिट कर जाती है, बेटा अगर परचेज की एंट्री ओमिट कर गई मतलब आप भूल गए, तो मतलब क्या हुआ, परचेज कम हो गई। परचेज और कॉग्स का डायरेक्ट रिलेशन है, कॉग्स और जीपी का इनवर्स रिलेशन है, बट ऑब्वियस है कॉस्ट जितनी ज्यादा होगी प्रॉफिट उतना ही कम होगा, ये चीज हमेशा याद रखना। तो यही इफेक्ट यहां पे दिखाया गया है। आगे सेल्स, अगर सेल्स की एंट्री ओमिट हो जाती है, सेल्स और जीपी का डायरेक्ट रिलेशनशिप है बेटा, और इसका नेट इफेक्ट ऑन कॉग्स जो भी रहेगा वो इसके ऊपर किसी तरह का कॉग्स का इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला ही क्या करते हैं, सेल्स माइनस कॉग्स। अगर फर्क ही सेल्स में पड़ा है तो कॉग्स को इफेक्ट कैसे हो जाएगा, लेकिन हाँ सर ग्रॉस प्रॉफिट में फर्क जरूर पड़ेगा। चलिए, अगर परचेज वाली एंट्री एज अ सेल रिकॉर्ड हो गई, ये पॉइंट जरा अच्छे से समझना बेटा, अगर परचेज वाली एंट्री एज अ सेल रिकॉर्ड हो गई तो इसका मतलब क्या हुआ, तुमने परचेज कम डाल दी, परचेज और कॉग्स का डायरेक्ट रिलेशन था तो कॉग्स भी कम हो गई, राइट। लेकिन उसका सेकंड इफेक्ट कहां आया कि सर सेल्स बढ़ गई, लेकिन सेल्स और जीपी का डायरेक्ट रिलेशन था तो जीपी भी बढ़ गई। लेकिन सर इसमें होगा क्या, इसमें जो इफेक्ट हुआ ना वो जीपी जो है वो डबल रेट से बढ़ गया। कैसे सर, एक तो कॉग्स कम होने की वजह से बढ़ गया, दूसरा सेल्स बढ़ने की वजह से बढ़ गया। आप समझ में आ रही है आपको ये पॉइंट कि बेटा एक तो हमारा पॉइंट क्या आया कि हमारी कॉग्स कम हो गई, उसकी वजह से हमारा जीपी 1 पॉइंट बढ़ा, लेकिन हमारी सेल्स क्या हुई, हमारी सेल्स और भी बढ़ गई, जितनी नहीं थी उससे भी ज्यादा हो गई, तो इसकी वजह से 1 पॉइंट और बढ़ा। तो इसका मतलब समझ रहे हो बेटा कि हमारा जीपी जो है वो डबल अमाउंट से बढ़ गया। इस चीज को ध्यान रखना। इसको एग्जांपल में भी समझा देते हैं आप लोगों को। सपोज करो तुम्हारी परचेज थी 100 रुपए की, ठीक, 2 हिस्सों में 50 + 50, और तुम्हारी जो सेल थी वो थी 150 रुपए। अब हुआ क्या, तुमने परचेज का ये वाला 50 सेल में डाल दिया। अब इसकी वजह से तुम्हारी यहाँ पे परचेज कितनी आ रही है, एक्चुअल में तुम्हारा जीपी कितना आना चाहिए था, 50 रुपए आना चाहिए था, राइट, सेल माइनस कॉग्स करके। अब तुम्हारी परचेजेस जो है वो यहाँ पे 50, तुमने 50 रुपए कम लिख दी, और सेल में तुमने वो 50 रुपए ऐड कर दिए, 150 + 50 करके 200। तो अब तुम्हारा जीपी कितना आ रहा है बच्चों, तुम्हारा जीपी आ रहा है 150। तुम देख रहे हो कि डिफरेंस 50 का होना चाहिए था, लेकिन ये बड़ा कितना, 100 से बढ़ गया। कैसे सर, 50 आए परचेज कम होने की वजह से, और बाकी के 50 आए सेल के प्लस होने की वजह से। इज इट क्लियर? यस सर। चलिए, अगर कोई सेल को परचेज रिकॉर्ड कर दो तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जीपी डबल अमाउंट से कम हो जाएगा। अगर जैसे बेटा उसके इफेक्ट में आपने देखा कि सेल बढ़ने की वजह से जीपी बढ़ रहा था, तो इस बार आपने सेल कम कर दी तो उसका इफेक्ट जीपी में आया, परचेज कॉस्ट आपने बढ़ा दी तो उसका इफेक्ट भी जीपी में आया, राइट। चलिए, अगर परचेज रिटर्न ओमिट हो जाए, परचेज रिटर्न ओमिट हो जाए तो इसका मतलब बेटा परचेज बढ़ जाएगी, बाकी के इफेक्ट सेम। सेल रिटर्न ओमिट हो जाए तो मतलब सेल भी बढ़ जाएगी, तो उसके इफेक्ट भी सेम, कॉग्स के ऊपर नो चेंज। परचेज रिटर्न को अगर सेल रिटर्न मान लिया जाए तो क्या हो जाएगा, ध्यान देना, परचेज रिटर्न नहीं रिकॉर्ड करी तो परचेज बढ़ गई, लेकिन सेल रिटर्न रिकॉर्ड कर ली वो भी गलत वाली, तो सेल एडिशनली कम हो गई, तो दोनों के एज इट इज इफेक्ट आ जाएंगे। तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, जीपी डबल अमाउंट से कम हो जाएगा। तो मतलब आपको ये चीज याद रखनी है हमेशा, अगर परचेज की आइटम को सेल में डाल दोगे या सेल की आइटम को परचेज में डाल दोगे तो जीपी पे हमेशा डबल का इफेक्ट आएगा। सेम इज द केस फॉर परचेज रिटर्न एंड सेल रिटर्न, जीपी के ऊपर हमेशा डबल अमाउंट से इफेक्ट आएगा। और यहां पे भी सेम आइटम। हां, अगर परचेज रिटर्न रिकॉर्ड ही 2 बार कर ली तो क्या हो जाएगा सर, सिंगल इफेक्ट आएगा, लेकिन हाँ परचेज रिटर्न रिकॉर्ड करिए तो इसका मतलब परचेज जो है वो हमने ज़्यादा कम कर दी, राइट, कॉग्स भी कम हो गई और इसकी वजह से जीपी जो है वो हमारा बढ़ जाएगा। एंड सेम इज द केस ऑफ सेल्स, तो इसका क्या मतलब होगा, अगर सेल रिटर्न आप लोगों ने ट्वाइस रिकॉर्ड कर दी तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेल कम हो गई तो जीपी भी कम हो जाएगा, कॉग्स के ऊपर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। डायरेक्ट एक्सपेंस को इनडायरेक्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड किया तो बेटा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस कम होने की वजह से, राइट, आपकी कॉग्स कम हो जाती है और आपका जीपी जो है वो बढ़ जाता है। अब आ जाती है अगला एडजस्टमेंट नंबर 10, मैनेजर्स कमीशन। अब ये मैनेजर कमीशन क्या है,
मैनेजर कमीशन कुछ नहीं है बेटा, ये वही कमीशन है जो आप लोगों ने पार्टनरशिप में सीखा है, इसमें कुछ ज़्यादा खास बातें नहीं है। नहीं, इसको आपने नॉर्मल एक्सपेंस मान के चलना, तो आसानी से हो जाएगा। वह फ़र्क क्या होता है सर, बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग, ये हम लोगों ने हर चैप्टर में बहुत बार डिस्कस कर लिया है, तो यहाँ पे मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। बिफोर चार्जिंग सच कमीशन में क्या होता है बेटा, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन में आप लोग क्या करते हैं, आपके पास हमेशा नेट प्रॉफिट्स कौन से होते हैं, हमारे पास हमेशा नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन होते हैं, एनपीबीसी होते हैं। अगर आप ये वाला मेथड फॉलो करते हैं तो इसके ऊपर क्या होता है, रेट अपॉन 100 सीधा सीधा। अगर आप ये वाला मेथड फॉलो करते हैं तो एनपीबीसी इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर ये तो आपने यहाँ पे हमें कैलकुलेशन एक बार दोबारा से बताओ, ये क्यों है, फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ, ये चीज़ें बताओ, बेटा ये चीज़ें यहाँ पे नहीं बताई जाएंगी, आप लोगों को हर चैप्टर में बहुत बार बता दी गई हैं, वहीं से इसको रिवाइज करना अच्छे से, और डिटेल लेक्चर्स में तो बहुत ही अच्छे में बताई गई हैं। ठीक, चलिए अब आप एक काम कीजिए, इसके ऊपर 2 मिनट लगाइए। पहले इस क्वेश्चन को देखिए। होपफुली दिख रहा है क्वेश्चन सबको, राइट। इसमें सेल्स है, कॉग्स है, क्लोजिंग स्टॉक है, सैलरी है, रेंट है, मैनेजर कमीशन, एक केस में बिफोर चार्जिंग सच कमीशन और दूसरे में आफ्टर चार्जिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है कि दोनों ही केसेस में जो मैनेजर कमीशन है वो बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक। तो अकाउंटेंट ने इसका मतलब इसको रिकॉर्ड नहीं किया और ना ही कैलकुलेशन करी है। तो एडजस्टिंग एंट्री जो है वो दोनों केसेस में थोड़ी सी जो अमाउंट है वो डिफरेंट रहेगी, लेकिन जो जनरल एंट्री है वो बिल्कुल सेम रहेगी। चलिए, नेट प्रॉफिट आप सबको निकालना आता है। जब भी आपका ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा उसमें इनडायरेक्ट इनकम्स ऐड हो जाएंगे और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हैं वो लेस हो जाएंगे। इसको हम लोग ऑपरेटिंग इनकम्स के हिसाब से भी बाद में देखेंगे। चलिए, तो अब आपके सामने जो नेट प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है बेटा 33,000 रुपये। हम बाकी की चीज़ों के ऊपर मैं कोई टाइम नहीं लगा रहा, ठीक। इसमें आपके सामने जो अल्टीमेटली प्रॉफिट आ रहा है वो कितना आ रहा है, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन इज 33,000। तो अब इस 33,000 के ऊपर आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन में तो क्या करना है आप लोगों को, 7% करना है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। तो 33,000 का सीधा सीधा 7% कर दो। कैसे आया, ये देखिए, इंटू 7/100, 2310 रुपये। लेकिन अगर मैं साथ में दूसरे इसकी एडजस्टमेंट एंट्री क्या हो जाएगी, मैनेजर कमीशन टू कमीशन आउटस्टैंडिंग या कमीशन पेबल, एक्सपेंस बढ़ गया, लायबिलिटी बढ़ गई, सिंपल रिकॉर्डिंग है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये मैनेजर कमीशन आपका चला जाएगा। आगे आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन में मुझे क्या करना है, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन में मुझे करना था रेट अपॉन 100 प्लस रेट। देखो कितना आ रहा है, इंटू 7 डिवाइड बाई 107, तो इट विल बी 2159। ये बिल्कुल सही है। अब बेटा आप इसको कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं, चेक करके भी देख सकते हैं कि जो कमीशन इसके बाद आ रहा है 33,000 में से अगर मैं 2159 लेस कर रहा हूँ तो इट विल बी 30841, राइट। तो अब हमें क्या मिला, ठीक। तो इसका मतलब सॉरी, ये जो मेरे पास कमीशन आ गया ये इट इज़ बिफोर चार्जिंग सच कमीशन और ये हमारे पास आ गया आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो आप लगा के देखोगे अगर इसके ऊपर 7% यू विल गेट दी आंसर 2159। इसके ऊपर 7% लगाने से 2159 आ जाएगा। ये फॉर्मूला डेरिवेशन इसी हिसाब से बनी हुई है और ये फॉर्मूला डेरिवेशन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाई गई है रेलिवेंट चैप्टर्स में, क्योंकि बेटा ये फास्ट ट्रैक बैचेज है, मैं फिर से ये चीज़ रिपीट नहीं करूँगा। चलिए एक बार इस पैरा को रीड कीजिए सारे।
तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो इस केस में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसा बनेगा, देखिए आपके सामने है, कुछ नहीं है केस ए और कुछ केस बी में, कुछ नई बात नहीं है, सिर्फ मैनेजर का कमीशन करवाया गया है, यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज का फर्क है जिसकी वजह से नेट प्रॉफिट में फर्क आ जाएगा, और कुछ भी इसमें नहीं। अगली वाली जो एंट्री है वो है हमारी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट, दैट इज बैड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो अब बेटा इसको मैं सीधा क्वेश्चन के साथ ही बात करता हूं। बैड डेट्स का मतलब हमें बहुत अच्छे से पता है कि बैड डेट्स का मतलब क्या होता है। सर बैड डेट्स का मतलब होता है जो पैसे अब इररिकवरेबल इन नेचर हैं, सामने वाला मुकर गया, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे। देखिए पहले वर्ड तो आप प्रोविजन को समझिए। प्रोविजन का मतलब क्या होता है, प्रोविजन का मतलब है कि हमारा कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल बोलता है कि देखो भैया कल को अगर दुर्घटना हो गई तो दिक्कत आ जाएगी, तो दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले अपनी गाड़ी की सीट बेल्ट बांध के बैठो, ये हमारा कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल है। अब इसको अकाउंट्स में लिंक करके समझते हैं। इसका मतलब ये है बच्चों कि जब मैं प्रोविजन बनाने की बात कर रहा हूं तो मतलब कि मैं अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा बाहर निकाल के रख रहा हूं, पहले ही जोड़ जोड़ के रख रहा हूं, ताकि कल को अगर मौके पे मुझे कोई लॉस फेस करना पड़े तो मैं इसमें से उस लॉस को बियर कर लूं। मतलब उन सालों के प्रॉफिट्स में से जिनमें मैं बहुत अच्छे प्रॉफिट में चल रहा हूं, मैंने वहां से पहले ही हिस्से निकाल के बाहर रख लिए, ताकि आने वाले टाइम में अगर मुझे कोई लॉस हो जाता है तो इन दैट केस मैं क्या करूंगा, मैं उस लॉस को पर्टिकुलरली यहां से एडजस्ट कर लूंगा। अगर सर यहां से पूरी एडजस्टमेंट ना हो पाए तो मैं क्या करूंगा, तो सर मैं करंट ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के पास चला जाऊंगा। सपोज करो तुम लोग हर साल 500-500 रुपया जोड़ रहे थे, लॉस हो गया 2500 का, तो तुम क्या करोगे, 2000 तो यहां से निकाल लोगे, ठीक, तो बाकी का बचा हुआ 500 रुपया किसके पास जाएगा, सर करंट ईयर के P&L अकाउंट के पास। लेकिन सर अगर लॉस हुआ ही नहीं तो ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया बात है, तो इस सारे के सारे 2000 रुपए को तुम फिर से करंट ईयर के P&L में रेवेन्यू मान के ले जाना। इज दैट क्लियर? यस सर। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या हो रहा है। क्वेश्चन में आपके सामने डेटर है 2,06,000 के और बैड डेट्स हैं 2000 के। अगर बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस के अंदर आ रहे हैं बच्चों, तो इसका मतलब ऑलरेडी कौन सी एंट्री पास हो चुकी है, सर बैड डेट्स अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स अकाउंट, या ये ओपनिंग डेटर्स भी हो सकते हैं, हमें नहीं पता। ये एंट्री हम लोग पहले ही इसे अपना लॉस मान चुके हैं और एसेट अपनी कम कर चुके हैं। चलिए अभी आपके सामने कई केसेस हैं बेटा। पहले केस में अगर तुम्हारे पास और कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो इन दैट केस आप क्या करोगे, कोई एडजस्टमेंट एंट्री रिक्वायर्ड नहीं है, सीधा P&L अकाउंट में बैड डेट्स आपके चले जाएंगे और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और बैलेंस शीट में आपके डेटर्स एज इट इज रहेंगे। दूसरी एंट्री मेरे पास क्या है, दूसरी इंफॉर्मेशन मेरे पास ये है, ये हमारा फर्स्ट केस हो गया है, आगे चलते हैं। दूसरी एंट्री है कि फर्दर बैड डेट्स हो गए कितने के, सर 6,000 रुपए के। अगर बेटा ये एज एन एडजस्टमेंट बाहर आ रहा है, राइट, अगर एज एन एडजस्टमेंट ये बाहर आ रहा है तो इसका मतलब ऊपर जो बैड डेट्स हो चुके हैं ये बैड डेट्स उनसे अलग हैं। समझ में आ रही है ये बात, जो बैड डेट्स ऊपर हो चुके हैं ये बैड डेट्स उनसे अलग हैं थोड़े से। तो मतलब हमें फर्दर बैड डेट्स रिकॉर्ड करने हैं कौन सी एंट्री के साथ, सिर्फ वही बैड डेट टू डेटर वाली एंट्री के साथ, इसमें कुछ नया नहीं है। फर्दर बैड डेट्स मतलब कि सर और बैड डेट्स हो गए, जितने पहले 2000 आ रहे थे वो तो ठीक है, लेकिन 6000 और हो गए, तो इसका मतलब अब मेरे टोटल बैड डेट्स कितने हो गए, 8000। सर 2000 पहले थे प्लस हो गए मेरे 6000, तो टोटल हो गए 8000। 8000 को P&L में ले जाओ। और लेकिन ये फर्दर बैड डेट्स की सर दो जगह एडजस्टमेंट होगी, एक जगह तो मैंने यहाँ पे कर दी, दूसरा मैंने डेटर्स में एडजस्ट किया। तो जरा बैलेंस शीट में तो करके दिखा दो बच्चों कि डेटर्स में कैसे एडजस्टमेंट हुई होगी इसकी। चलो ये देखो, मैंने बैड डेट्स को बढ़ा दिया था
तो यहां ऐड कर दिया, मैंने डेटर्स को कम कर दिया तो यहां मैंने लेस कर दिया। इज दैट क्लियर? यस सर। चलिए केस सी क्या है? केस सी बेटा कुछ नहीं है, केस सी इंक्रीज बैड डेट्स बाय 6000। ऊपर वाला केस ही है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर दी कि बैड डेट्स को 6000 से बढ़ा दिया है। ठीक, चलिए उसके बाद केस डी, sundry debtors include an amount of rupees 6000 due from customer which who has become insolvent। ओहो हो सर, ये नया पॉइंट लग रहा है। नया पॉइंट कैसे है बेटा? इंसॉल्वेंट हो गया सामने वाला, आपके पैसे रिकवर नहीं हो सकते। अरे नहीं सर, नया पॉइंट थोड़ी है, ये तो पुराना है। बैड डेट का मतलब क्या होता है? मनी इज इररिकवरेबल, तो यहां पे भी तो यही है, मनी इज इररिकवरेबल, तो यहां पे भी यही चीज हो जाएगी। इट इज द सेम एज केस सी। आगे अगला पॉइंट है बैड डेट्स इंक्रीज्ड टू 6000। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ आपके जितने भी बैड डेट्स हैं वो टोटल बैड डेट्स अब 6000 रुपए के हो गए, लेकिन सर हमारे ट्रायल बैलेंस में तो सिर्फ 2000 के आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा? आपके फर्दर बैड डेट्स जो हैं वो 4000 रुपए के हो गए। पहले केसेस में फर्दर बैड डेट्स 6000 से बढ़ रहे थे, क्यों? क्योंकि हर जगह लिखा हुआ था इंक्रीज्ड बाय 6000, लेकिन यहां लिखा हुआ है इंक्रीज्ड टू 6000। अगर इंक्रीज टू 6000 है तो दैट मीन्स टू वर्ड का मतलब कि टोटलिटी में 6000 के हो गए हैं, अदरवाइज वो बैड डेट्स एज इट इज पुराने वाले रह जाते। चलिए, तो मतलब क्या हो जाएगा बेटा? मतलब ये हो जाएगा कि ये देखिए आप, सारी एंट्री सेम, सिर्फ फिगर चेंज हो जाएगी। फर्दर बैड डेट्स की एंट्री कितने को साथ? 4000 के साथ, बाकी सब सेम। ये वाली एंट्री भी डन। अब अगली एंट्री, मेक अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऑन डेटर। इस एंट्री को स्टार मार्क कर लो। अब बेटा प्रोविजन वर्ड, मैंने जब आपसे बात करी थी स्टार्टिंग में, एक चीज हमेशा याद रखना, प्रोविजन का मतलब है पॉसिबल लॉस या प्रोबेबल लॉस। प्रोविजन का मतलब एक्चुअल लॉस नहीं है। यह बात मैं आपको क्यों समझा रहा हूं? क्योंकि अगर आपने एक्चुअल लॉस डिक्लेयर करना होता तो प्रोविजन का है कि बेटा फिर तो बैड डेट्स बन जाते। समझिए जरा इस चीज को। ये देखें यहां पे केस एफ, एफ ही है मेरे हिसाब से, केस एफ। अब उन्होंने बोला कि सर प्रोविजन बना दो, कितने के डेटर हैं? 2,06,000 के डेटर हैं, इसके ऊपर 10% की प्रोविजन बना दो कि 10% डेटर ऐसे हैं जिनका काम ठप हो सकता है, जो हो सकता है हमारी पेमेंट ना करें। तो आपके दिमाग में फटाफट आएगा वो जी डेटर को तो कम कर दो, आपने फटाफट यहां पे डेटर क्रेडिट कर दिए, और जैसे ही तुमने ये गड़बड़ी करी ना, तुम लोगों ने अपने जीवन की गलती नहीं करी, तुम लोगों ने गुनाह कर दिया। क्या है ये? गुनाह। क्यों? क्योंकि ये एसेट कम करने का मतलब क्या है कि अब ये मेरे डेटर एक्चुअल में रिकवरेबल है। बेटा तुम्हें शक है, पैसे देने से मुकरा नहीं, अभी तक कोर्ट के ऑर्डर नहीं आया कि ही हैज बिकम इंसॉल्वेंट, तो सर प्रोविजन कहां से बनाए? दूसरी बात, तुमने क्या किया यहां पे? प्रोविजन को डेबिट किया। अरे भाई डेबिट करने का मतलब क्या हो गया? प्रोविजन को कम करना, या तुमने उसको लॉस बना दिया अपना। तो अगर यही एंट्री पास करनी थी तो ये बैड डेट्स टू डेटर वाली एंट्री में क्या प्रॉब्लम थी? ये भी तो ठीक थी, लेकिन सर हमारा लॉस हुआ ही नहीं, ये तो लॉस हो जाने के बाद की एंट्री है। हमने तो सिर्फ लॉस की तैयारी करनी थी। तो हमने पता है क्या किया? देखो, हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट जो है वो मैंने क्लोज करवाया या इंक्रीज करवाया या बनवाया कहां से? मैंने किस अकाउंट से ये पैसा निकाला था? याद करो, यहां पे मैंने बेटा प्रॉफिट में से ये हिस्से निकाले थे।
मैंने प्रॉफिट्स में से ये हिस्से निकाले थे और ये हिस्से मैंने कहीं पे नहीं डाले, सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए मैं डेटर में से लेस करके जरूर दिखा सकता हूं, लेकिन जर्नलाइज मैं इसको नहीं कर सकता। तो मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ अपने प्रॉफिट को डेबिट करके थोड़ा सा कम कर दिया। कहां गई एंट्री, ये रही, करेक्ट एंट्री ये थी। आपने अपने प्रॉफिट, आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितने के भी प्रॉफिट्स आ रहे थे, उस प्रॉफिट को आपने अपना लॉस बनाने के लिए, अब जब भी हम लोग मानते नहीं कि जब भी हमने कोई एक्सपेंस करना होता है उसकी क्लोजिंग एंट्री क्या होती है, P&L अकाउंट डेबिटेड टू एक्सपेंस, राइट, ये क्लोजिंग एंट्री होती है एक्सपेंसेस की, और रेवेन्यूज की होती है रेवेन्यू अकाउंट डेबिटेड टू P&L अकाउंट, यही चीज होती है। तो इसका मतलब जब भी मुझे लॉस इंक्रीज करना है P&L अकाउंट डेबिट कर दूंगा, और जब भी मुझे प्रॉफिट इंक्रीज करना है मैं P&L अकाउंट क्रेडिट कर दूंगा। इस बार मैं बोल रहा हूं कि सर मेरा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ना वो काफ़ी बढ़िया, काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स में चल रहा है, तो मैंने क्या किया, उसके प्रॉफिट को डेबिट करके थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया। इसके साथ मैं लिख सकता हूँ प्रॉफिट रिड्यूस्ड, किसकी वजह से, क्योंकि मैंने प्रोविजन बनाई। अब इसको बैलेंस शीट में तो लेके जाना है, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो लायबिलिटी मान लो, लेकिन ये लायबिलिटी नहीं है, ये क्या होगी, ये होगी टू बी शोन एज रिडक्शन फ्रॉम डेटर्स, राइट। ये चीज कैसे शो होगी बेटा हमारी, टू बी शोन एज रिडक्शन फ्रॉम डेटर्स। अमाउंट हमें क्लियर थी सर, 2,06,000 के डेटर थे, 2,06,000 का 10% आ गया यहाँ पे 20,600। तो अब आगे देखिए क्या हुआ, लेकिन बैड डेट्स भी हैं, वो P&L अकाउंट में चले गए। अब हमें देखना है बैलेंस शीट में ये कैसे दिखाया जा रहा है, क्योंकि बेटा ये प्रोविजन बैड डेट्स के रिगार्डिंग है, क्योंकि ये प्रोविजन बैड डेट से रिलेट करती है, तो इस प्रोविजन को वैसे भी मैंने कैसे दिखाना था, या तो मैं यहां पे लिख देता टू प्रोविजन, ये चीज भी लिख देता, लेकिन बात वही थी, हमने सारा इफेक्ट इसका बैड डेट में दिखाना होता है, तो हम क्या करते हैं, इसको यहां पे नहीं लिखते, हम उसको यहां पे ऐड कर देते हैं, तो न्यू प्रोविजन आपकी जो है वो यहां पे बन जाती है। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसे बैलेंस शीट में ऐसे न्यू प्रोविजन लेस करके क्यों दिखाया जाता है, सर हमने तो डेटर क्रेडिट किया ही नहीं, क्यों दिखाया जाता है, उसका कारण समझिए जरा। उसका कारण ये है कि आपके मन को ये चीज पता हो देखते हुए भी कि भैया हो सकता है आज के टाइम में अगर मुझे डेटर से पैसा मिलना हो तो वो इतना मिलेगा, ना कि 2,06,000, क्योंकि अगर आप बहुत ही ज्यादा श्योर शॉट होते हैं ना कि 2,06,000 ही मिलेगा, आप ये प्रोविजन बनाते ही ना। लेकिन आपने बनाई, इसीलिए बनाई ताकि आप लोग इसे अपने प्रॉफिट्स के साथ सेटल कर सको, और कल को जो अगर आपको कोई धक्का लग रहा है प्रॉफिट्स के मामले में तो आप उसे बर्दाश्त कर सको। आपके पास बेटा प्रोविजन फॉर डाउटफुल रिगार्डिंग एक अकाउंट बनाने का तरीका भी है, ठीक। इस अकाउंट को अपने दिमाग में बड़े अच्छे से बिठा लो। इसमें क्या होता है, ये एक मेथड है जिसमें आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट बनाकर एंट्री निकाल सकते हो। सबसे पहले तो ओपनिंग प्रोविजन आ जाएगी आपके पास, जो आपको ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में गिवन होगी। यहाँ पे क्लोजिंग प्रोविजन आ जाएगी, क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, जो आपको क्वेश्चन बनाने के लिए बोलेगा। ये वाली ट्रायल बैलेंस में गिवन होगी, ये क्वेश्चन बनाने के लिए बोलेगा, ठीक। चलिए, तो इस केस में आपकी ओपनिंग ट्रायल बैलेंस कैसी आ रही होगी, 2,06,000। बैड डेट्स आपके नहीं आ रहे होंगे, डेटर 2,06,000 के एज इट इज आ रहे होंगे, और प्रोविजन जो है आपकी क्रेडिट साइड पे आ रही होगी। ये अकाउंट अलग है बेटा, इसको डेटर के साथ एडजस्ट मत करना, इसको डेटर के साथ एडजस्ट मत करना। फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसको डेटर के साथ एडजस्ट मत करना। सिर्फ और सिर्फ क्या करना है आप लोगों ने, इसको प्रेजेंटेशन के लिए डेटर में से रिड्यूस करके दिखाना है।
अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट केस की तरफ। केस एफ हो गया आपका। केस जी, अब आपके साथ क्या हुआ बेटा, फर्दर बैड डेट्स भी हो गए 6000 के, बहुत बुरी हुई, और 10% की आपको प्रोविजन भी बनानी है। अब देखो मुझे एक बात समझाओ पहले तो, अगर मैं प्रोविजन की बात करूं, राइट, तो प्रोविजन हम किन चीजों की बनाते हैं, जिनमें लॉस पॉसिबल है, जिनमें लॉस हो चुका है उनकी प्रोविजन नहीं बनती। अब बेटा इस एंट्री को जरा समझना कि 2,06,000 के डेटर थे, इसमें से 6,000 का और लॉस हो गया, जिसे हम फर्दर बैड डेट्स बोल देते हैं, जिसकी एंट्री हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं। तो इस बार प्रोविजन कितने की बनेगी सर, 20,000 की बनेगी। क्यों? क्योंकि बचे हुए डेटर कितने के थे, 2 लाख के आपके। चलिए, इसमें और कुछ नहीं है, 2 सिर्फ एडजस्टिंग एंट्रीज पास होंगी आप लोगों की। ये देखिए बैड डेट टू डेटर, ये आपके फर्दर बैड डेट्स की एंट्री हो गई। उसके बाद प्रोविजन की एंट्री, P&L टू प्रोविजन, क्लोजिंग एंट्री P&L टू बैड डेट्स। 8,000 कैसे, 6,000 प्लस 2,000। तो अब यहां पे कैसे लिखना है सर, बैड डेट्स प्लस फर्दर बैड डेट लेस ओल्ड प्रोविजन। ये ओल्ड प्रोविजन कहाँ से आ गई सर, क्योंकि बेटा ये पुरानी प्रोविजन जो होती है वो रेलिवेंट नहीं होती। मैंने आपको क्या समझाया था कि अगर डब्बों का इस्तेमाल नहीं हो रहा तो वापस करंट ईयर के P&L अकाउंट में ले जाओ। तो तुम क्या करते, यहाँ पे लिख देते बाय प्रोविजन, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, दूसरी तरफ एज ए रिडक्शन शो कर दिया, इफेक्ट विल बी सेम, राइट। चलिए, और यही यहाँ पे ओल्ड प्रोविजन का डेटर में आपको कोई इफेक्ट नहीं दिखाना होता, सिर्फ फर्दर बैड डेट्स लेस करने और न्यू प्रोविजन लेस करनी है। नेक्स्ट केस क्या है बेटा, नेक्स्ट केस में आपके टोटल जो बैड डेट्स हैं वो 4,000 मतलब 6,000 हो गए हैं, मतलब कि इस बार जो इंक्रीमेंट है वो 4,000 का है, तो बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी आपकी। देखिए फर्दर बैड है इंक्रीज टू 6,000 है, तो इसको भी छोड़ सकते हैं। केस आई, डेटर इंक्लूड राजन फॉर डिसऑनर्ड बिल ऑफ 800, हाफ ऑफ द अमाउंट राजन बिल इज इरिकवरेबल, क्रिएट अ प्रोविजन फॉर 5% ऑन डेटर। कुछ खास पॉइंट नहीं है बेटा, सिर्फ लिखने की बात है कि हुआ क्या, इस बार 800 रुपये की कोई आपके पास से कोई डिसऑनर्ड बिल आया है जिसमें से 400 रुपये रिकवर हो गया है, तो इस बार आपके बैड डेट्स, फर्दर बैड डेट्स कितने के हुए सर, 400 रुपये के हुए, और कुछ भी नहीं है बेटा। ये देखिए फर्दर बैड डेट्स 400 के, तो न्यू प्रोविजन आपकी होगी 2,06,000 में से 400 लेस हो गए, और इसके ऊपर 5%, और दूसरा आपका रेट चेंज किया है, बस और कुछ भी नहीं है। तो बेटा ये आप लोगों की बैड डेट्स की प्रोविजन थी, थोड़ी सी लंबी ये एडजस्टमेंट चलती है, राइट। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसको अच्छे से रिवाइज करना है। फर्दर जो आपके सामने है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स विद ओपनिंग बैलेंस, ये क्या है, इसमें यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में ओपनिंग बैलेंस भी गिवन है। इस एडजस्टमेंट को हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड टेक केयर। थैंक यू।